शेखावत कॉरपोरेशन। अर्जुन पेयर पर बैठा काम कर रहा था कि तभी केबिन का दरवाजा नोक होता है और अधीर अंदर आता है। अधीर को देखा अर्जुन कहता है, काम हो गया। अधीर अर्जुन से कहता है, यस सर, हमारा सारा माल सही सलामत पहुंच गया है। अर्जुन अधीर से कहता है, मैंने तुम्हें उसका पता लगाने के लिए कहा था, क्या अपडेट है? वो इंडिया आया कि नहीं? अधीर कहता है, सर हमने पता किया है, वो अभी तक इंडिया नहीं आए, पर उनके बॉडीगार्ड को रूही मैडम के आसपास देखा गया है। रोहन सर के साथ होने की वजह से वह अभी तक कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अर्जुन कहता है, नहीं अधीर, तुम गलत समझ रहे हो, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, जरूर वो कुछ अलग ही सोच रहा है। रूही के लिए पूरा पागल है, तुम रूही की सिक्योरिटी को डबल कर दो। अधीर कहता है, ओके सर, और केबिन से बाहर चला जाता है। कॉलेज कैंटीन। निशा सभी के साथ बैठे कैंटीन में बातें कर रही थी। निशा को फोन रिंग होता है। निशा फोन पर फ्लैश हो रहे अर्जुन का नाम देख सभी को एक्सक्यूज मी बोलकर थोड़ी दूर पर जाकर फोन रिसीव करती है। अर्जुन निशा से कहता है, क्या कर रही हो? निशा कहते हैं, मैं सबके साथ कैंटीन में हूँ। अर्जुन कहता है, ठीक है, अच्छे से खाना और रोहन और रूही के साथ घर चले जाना। निशा कहती है, जी। निशा अर्जुन से बात करते वक्त अपने लिप्स को बार बार काट कर रही थी। अर्जुन अपने केबिन में बैठा अपने कंप्यूटर में निशा की सारी हरकतें देख रहा था। निशा को बार बार अपने लिप्स को काटता देख अर्जुन को निशा के लिप्स की तलब होने लगती है। रूही की सिक्योरिटी के लिए अर्जुन ने बहुत पहले से ही पूरे कॉलेज के कैमरे को हैक कर रखा था, इसलिए कॉलेज में जो भी होता था अर्जुन को तुरंत पता लग जाता था। अर्जुन किसी तरह खुद को कंट्रोल करते हैं और निशा से कहता है, अच्छा मैं फ़ोन रखता हूँ, तुम जाओ और अच्छे से लंच करना, और फ़ोन रख देता है। निशा अपने फ़ोन को मुंह के सामने लेकर देखी है और कहती है, खड़ूस कहीं की, इतनी जल्दी फ़ोन रख दिया। वापस सभी के साथ आकर बैठ जाती है। अमेरिका। एक बड़ा सा वाइट कलर का विला, इसके आगे पीछे हर तरफ बॉडीगार्ड बंदूक लेकर तैनात थे। उसे विले के कमरे में एक लड़का बड़े आराम से एक लड़की की तस्वीर को लेकर सो रहा था। लड़के का फोन रिंग होने लगता है। फोन की आवाज सुन लड़का अपनी हाथों को आगे करके एक नजरों से फोन की तरफ देखता है और फोन उठाकर कान के पास लगा लेता है। उधर से एक आदमी बोलता है, बस अर्जुन सर आपके बारे में पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने मैडम की सिक्योरिटी भी डबल कर दी है। सामने वाले की बात सुनो, वह लड़का हंसते हुए कहता है, तो इसमें बताने वाली क्या बात है? ये बात तो मुझे बहुत अच्छी तरह से पता कि अर्जुन उसे कभी भी सीधी तरह से मेरा नहीं होने देगा। लड़का कहता है, तुम बस उसका ध्यान रखो और कुछ भी करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। उधर से आदमी कहता है, यस बॉस, और वह फोन काट देता है। लड़का उठकर बैठ जाता है और एक नज़र अपने पूरे कमरे की तरफ देखता है। उस पूरे कमरे में चारों तरफ सिर्फ एक लड़की की तस्वीर लगाई गई थी। कमरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे लड़के की जिंदगी में उस लड़की से ज्यादा जरूरी शायद कुछ भी ना हो। लड़का फोटो की तरफ देखकर कहता, आखिर कब तक तुम मुझसे दूर रहोगी? आना तो तुम्हें मेरे पास ही है, बहुत जल्द मैं तुम्हें अपने पास ले आऊंगा। इंडिया। क्रिश गाड़ी चला रहा था, उसके ठीक बगल में कृतिका कार्तिक को लेकर बैठी थी। आज क्रिश और कृतिका कार्तिक के लिए स्कूल देखने गए थे और शहर के सबसे बड़े स्कूल में क्रिश का एडमिशन हो गया था। कार्तिक क्रिश की तरफ देखकर कहता है, पापा मुझे भूख लग रही है। कार्तिक की बात क्रिश क्या था, ओके तुम बताओ तुम्हें क्या खाना है, हम अपने को उसकी मनपसंद फूड खिलाऊंगा। क्रिश अपने पापा की बात सुन खुश हो जाता और कहता है, पापा मुझे आइसक्रीम खानी है। कृतिका कार्तिक की तरफ घूर कर देखी और कहती है, बिल्कुल भी नहीं, आप आइसक्रीम नहीं खाएंगे। कार्तिक पप्पी सा फेस बनाकर अपने पापा की तरफ देखकर कहता है, पापा प्लीज ना, सिर्फ एक बार एक बार। कृतिका कार्तिक की तरफ देखकर क्रिश से कहती है, नहीं, आपको इसे आइसक्रीम लेकर देने की कोई जरूरत नहीं है। पिछली बार जब इसने एक आइसक्रीम खाई थी तो पूरा एक हफ्ता बीमार रहा था, इसे बहुत जल्दी सर्दी पकड़ लेती है, तो आप प्लीज इसे आइसक्रीम मत लेकर दीजिए। क्रिश कार्तिक के बीमार होने वाली बात सुन कार्तिक की तरफ देखकर कहता है,
आप मुझे बताइए कि आप क्या खाएंगे। हम आइसक्रीम को छोड़कर आप जो खाना चाहेंगे मैं आपको खिलाऊंगा। कार्तिक पहले तो कृष की बात सुन गुस्सा हो जाता है, पर फिर कहता है ठीक है, मुझे पिज्ज़ा खाना है। कार्तिक और कृतिका कृष के साथ एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और साथ में मस्ती करके लंच करते हैं और घर की तरफ चले जाते हैं। निशा अपने कॉलेज से वापस आती है और हाल में किसी को ना देख सीधा कमरे में चली जाती है। निशा काफी दिन बाद कॉलेज गई थी, इसलिए उसे थकान हो गई थी। वो बिस्तर पर लेटते ही नींद के आगोश में चली जाती है। शाम के समय 5 बजे निशा की आंख खुलती है। टाइम देखते ही निशा हड़बड़ाकर उठकर बैठ जाती है और जल्दी से वॉशरूम की तरफ चली जाती है। निशा तैयार होकर नीचे आती है। हॉल में ममता जी और दादी बैठे थे। कृतिका सबके लिए चाय लेकर आती है और सभी को चाय देती है। निशा जल्दी से सीढ़ियों से नीचे आती है और ममता जी की तरह देखकर कहती है, सॉरी माँ, पता नहीं कैसे आंख लग गई थी। निशा को कैसे घबराता देख ममता जी कहती है, कोई बात नहीं बेटा, होता है कभी कभी, आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। दादी जी निशा देखकर कहती, तुम बैठो, हमें तुम सबसे जरूरी बात करनी है। निशा कृतिका के पास बैठ जाती है। दादी दोनों की तरफ देखकर कहती है, देखो कल करवा चौथ है, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि तुम दोनों व्रत रखना चाहते हो या नहीं। कृतिका बेटा आप भी अपना बता दीजिए, जरूरी नहीं है कि हमारे लिए आप भी व्रत रखें। कृष्ण ने जो आपके साथ किया है हम उसे भी नहीं भूल सकते, इसलिए आप बता दीजिए आप व्रत रखेंगी कि नहीं। कृतिका दादी की तरफ देखकर कहती हैं, दादी मैंने अपने बेटे के लिए कृष को इस बार माफ कर दिया है। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि कृष कभी भी मुझे निराश नहीं करेंगे और व्रत में रखूंगी, क्योंकि पिछले 4 सालों से मैं लगातार व्रत रखती आ रही हूँ। कृष ने मुझे डाइवोर्स जरूर दे दिया था, लेकिन मैं हमेशा से ही कृष को अपना पति मानती थी। दादी जी कृतिका की बात सुन खुश हो जाती है और निशा की तरफ देखकर कहती है, निशा बेटा आप बताएं आप व्रत रखेंगे कि नहीं। निशा दादी से कहती है, जी दादी हम भी व्रत रखेंगे। दादी जी दोनों की तरफ देखकर कहती, तो ठीक है, हम कल अपनी बहू को सरगी देंगे और आप ममता बेटा अपनी दोनों बहुओं को सरगी देना। ठीक है। ममता जी कहती है, जी माँ हम तो इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब हम अपनी दोनों बहू को शगुन दे। इसी तरह थोड़ी देर तक बात करने के बाद कृतिका और निशा किचन में डिनर बनाने के लिए चली जाती हैं। कृतिका और निशा का इतना प्यार देखा ममता जी और दादी बहुत खुश होते हैं। रात के समय निशा बलकारी में बैठी अर्जुन का इंतजार कर रही थी। रात के 11 बजे बज गए थे। अर्जुन अभी तक नहीं आया था। निशा अपने फोन की तरफ देखकर कहती है, फोन करूँ कि ना करो, कहीं गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे। निशा यही सोचकर अपने फोन की तरफ देखती और फिर खुद से ही सवाल कर खुद को जवाब दे देती। निशा खुद से कहती है, क्यों ना करूं, इतनी रात हो गई है, एक बार पूछ तो लूं कि कब तक आएंगे। और को फोन लगा देती है। खंडहर में अर्जुन सोफे पर बैठा था और उसके सामने 3 लोग बैठे थे। तीनों देखने में किसी फॉरेन कंट्री के लग रहे थे और अर्जुन की तरफ देखकर कहते हैं, हमें आपकी न्यू कलेक्शन बहुत पसंद आई है। हम आपको आधी पेमेंट अभी करेंगे और आधी डिलीवरी होने के बाद। सामने वाले की बात सुन अधीर कहता है, आप डिलीवरी की चिंता मत कीजिए, हम आपका असाइनमेंट टाइम से डिलीवर कर देंगे। अधीर की बात सुन तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और तिरछा मुस्कुरा देते हैं और अर्जुन से हेड शेक कर चले जाते हैं। तीनों आदमियों के जाने के बाद दीपक अर्जुन से कहता है, सर आपको लगता है कि यह किसी का ट्रैप हो सकता है हमें फंसाने के लिए। अर्जुन दीपक की बात सुन हंसने लगता और कहता है, बस तुम देखते जाओ आगे आगे क्या होता है यार, इसको धोखा देना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और हंसते हुए अपनी कार की तरफ चला जाता है। अर्जुन कार में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था कि तभी उसका फोन रिंग होता है। फोन पर बीवी नाम फ्लैश हो रहा था। अर्जुन अपना फोन उठाकर कान पर लगता है तो उधर से निशा हिचकी चाहते हुए बोलती है, हेलो कहाँ हैं आप, कब तक आएंगे। निशा की आवाज सुन अर्जुन अपनी आंखें सुकून से बंद कर लेता है।
कोई उसका का इंतजार कर रहा है, ये सोचकर ही अर्जुन के दिल में अजीब सी हलचल होती है। अर्जुन अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए अपनी सर्द आवाज में कहता है, आ रहा हूँ बीबी, और फोन काट देता है। अर्जुन के फोन रखते ही निशा गुस्से में फोन को घूर कर देखती है और कहती है, घमंडी खड़ूस कहीं के, सीधा सीधा नहीं कह सकते कितना टाइम लगेगा? और इतने बजे कौन सा ऑफिस खुला होता है जो रोज इतने रात को आते हैं? और मुंह बनाते हुए अर्जुन की तरह बोलती है, आ रहा हूँ बीवी, हूँ मकदू कहीं के। अर्जुन की कर गायत्री निवास में आकर रुकती है। निशा अर्जुन की कर रुकती देख जल्दी से दौड़ते हुए नीचे आती है और दरवाजा खोल देती है। अर्जुन अंदर आता है। निशा जल्दी से अर्जुन के हाथ से कोट और लैपटॉप का बैग ले लेती है। निशा अर्जुन से कहती है, आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मैं आप खाना लगती हूँ। अर्जुन निशा की तरफ देखकर कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खाकर आया हूँ, और ऊपर कमरे की तरफ चला जाता है। निशा भी अर्जुन के पीछे पीछे ऊपर चली जाती हैं। अर्जुन कमरे में आते ही अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद अर्जुन कमरे में आता है तो देखा है निशा बेड पर अपनी साइड लेटी थी। अर्जुन अपनी साइड आकर लेट जाता है और निशा को खींचकर अपनी बाहों में कर लेता है। निशा अर्जुन की बाहों में कसम साने लगती है, पर अर्जुन अपनी पकड़ और टाइट कर लेता है। निशा थक हार कर ऐसे ही लेटी रहती है। निशा को महसूस होता है कि अर्जुन उसके गले पर किस कर रहा है। यह महसूस करते ही निशा झटके से अर्जुन से दूर हो जाती है। निशा को ना हिलता देख अर्जुन ने अपनी पकड़ निशा पर ढीली कर दी थी, जिस वजह से निशा आसानी से अर्जुन से दूर हो पाती है। निशा के दूर जाते ही अर्जुन की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वह गुस्से में निशा को धक्का देकर दूसरे साइड लेटा देता है और उसके ऊपर आकर किस करने की कोशिश करने लगता है। निशा बार बार अपना सर इधर उधर करने लगती है, जो अर्जुन के गुस्से को बढ़ाने का काम कर रहा था। अर्जुन गुस्से में निशा के हाथों की उंगलियों को बेड पर धंसाने लगता है। निशा को अपने हाथों में दर्द होने लगता है, जिस वजह से उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। निशा को रोता देख अर्जुन किसी तरह खुद को कंट्रोल करता है और थोड़ा प्यार से पूछता है, क्या है, क्यों रो रही हो? निशा अर्जुन के इस तरह प्यार से पूछने पर पहले तो हैरान हो जाती है, पर फिर अपने भरे गले से कहती है, आज मेरा व्रत है। निशा अर्जुन की तरफ कंफ्यूजन भरी नजरों से देखता है और कहता है, रात में कौन सा व्रत होता है? निशा अर्जुन की तरफ अपनी भरी आंखों से देखती है, मासूमियत से कहती है, रात नहीं है, दिन शुरू हो गया है, देखिए 12:10 हो गए हैं। अर्जुन पहले तो निशा का ऐसा लॉजिक सुन उसे घूरने लगता है, फिर घड़ी की तरफ देखा है तो सच में 12:10 हो रहे थे। अर्जुन अपनी सर्द आवाज में पूछता है, कौन सा व्रत है तुम्हारा? निशा अर्जुन की सर्द आवाज सुन पहले तो घबरा जाती है, फिर घबराते हुए कहती है, करवा चौथ का व्रत है। निशा की बात सुन अर्जुन निशा के ऊपर से हट जाता है और अपनी जगह पर लेट जाता है। निशा को खींचकर अपने ऊपर लिटा लेता है। निशा पहले तो कसमसाती है, पर फिर अर्जुन के सर पर हाथ फेरने से वह थोड़ा शांत हो जाती है और अर्जुन के सीने पर कर रख कर लेट जाती है। कुछ ही देर में अर्जुन को निशा की गर्म सांसें अपने सीने पर महसूस होती हैं। वह अपना सर झुकाकर देखता है तो निशा बिल्कुल किसी मासूम बच्चे की तरह उसे पकड़कर सो रही थी। निशा अर्जुन की तरफ देखकर कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे लिए इतनी जरूरी हो जाओगी। जब से वह मुझे छोड़कर गई है मैंने अपने सारे जज्बातों को दफना दिया था, पर तुम्हें देखकर अब ऐसा लगता है जैसे मेरे दफनाया जज्बात बिना मेरी इजाजत के बाहर आने लगे हैं। तुम मेरी आदत बन गई है। अगर किसी ने भी तुम्हें मुझसे अलग करने की कोशिश की तो मैं उसे तबाह कर दूंगा, और अपनी पकड़ निशा पर कस देता है। अर्जुन के इतना टाइट पकड़ने से पहले तो निशा पहले थोड़ा कसमसाती है, पर फिर आराम से सो जाती है। अर्जुन की आंखों में इस वक्त निशा के लिए पागलपन नजर आ रहा था। अर्जुन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे निशा उसकी कोई पसंदीदा चीज हो, और अगर कोई उसे छीनने की कोशिश करोगे वह पूरी दुनिया को आग लगाने को तैयार था। अर्जुन इसी तरह निशा को देखते देखते सो जाता है। अगली सुबह
4 बजे निशा का अलार्म बजने लगता है। अलार्म की आवाज़ सुन निशा तुरंत जाग जाती है और अपने हाथ आगे बढ़कर अलार्म को बंद कर देती है। फिर अर्जुन की तरफ देखती है जो उसके सीने पर सर रखकर सोया था। कुछ समय तक निशा अर्जुन को देखती है और अर्जुन के माथे से बाल साइड करके माथे पर किस कर लेती है और धीरे से अर्जुन को साइड कर बाथरूम की तरफ चली जाती है। निशा के जाते ही अर्जुन के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान आ जाती है और वह करवट बदलकर दोबारा सो जाता है। निशा जल्दी से तैयार होकर नीचे आती है। देखती है कृतिका दादी और ममता जी डाइनिंग टेबल पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। निशा दादी की तरफ देखकर कहती है, सॉरी दादी, तैयार होने में थोड़ा टाइम लग गया था। दादी निशा को बात सुन कहती है, कोई बात नहीं बेटा, आज के दिन थोड़ा तैयार होना बनता भी है, और मुस्कुराने लगती हैं। दादी सरगी की थाल और शगुन का सामान ममता जी को देती हैं। ममता जी नीचे झुककर दादी का आशीर्वाद लेती हैं। ममता जी सरगी की थाल और शगुन का सामान कृतिका और निशा को देती हैं। दोनों झुककर ममता जी के आशीर्वाद लेती है। फिर दादी जी का आशीर्वाद लेती हैं। कुछ देर में सरगी की रस्म पूरी हो जाती है और सभी अपना अपना सामान लेकर कमरे की तरफ चली जाते हैं। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। ममता जी, निशा और कृतिका सभी को नाश्ता सर्व कर रहे थे। तभी रोहन तीनों के तरफ देखकर कहता है, क्या बात है, आज तो सभी ने लाल रंग के कपड़े ही पहन रखे हैं। आज कोई खास दिन है क्या? रोहन की बात सुन रूही रोहन के सर पर मरती और कहती है, अरे डफर, आज करवा चौथ है, इसलिए सभी ने लाल कपड़े ही पहने हैं। रूही की बात सुन रोहन कहता है, ओह अच्छा, इसलिए मैं सोचूं तो फिर हमारी दादी कहाँ गई? आज तो उन्होंने भी फास्ट रखा होगा। दादी जी कमरे से आते हुए रोहन की बात सुन कहती हैं, हाँ तो रखा है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दादी को देख रोहन जोर जोर से सीटियां मारने लगता है और कहता है, अरे वह स्वीट हार्ट, क्या लग रही हो, काश मैं कुछ साल पहले पैदा हुआ होता तो आपसे शादी कर लेता, फिर आप मेरे लिए भी करवा चौथ का व्रत रखती। रोहन की ऐसी बकवास बात सुन ममता जिसके सर पर मरती और कहती है, नाश्ते पर ध्यान दो, हर वक्त तुम्हारा दिमाग बस इधर उधर की बातों में ही लगा रहता है, नाश्ता करो और कॉलेज जाओ। ममता जी की बात सुन रोहन कहता है, पर माँ आज तो करवा चौथ है ना, तो आज क्यों कॉलेज जाना? रोहन का ऐसा अजीब लॉजिक सुन सभी उसे घूरने लगते हैं। दादी रोहन से कहती है, क्यों आज करवा चौथ है तो क्या पूरे देश की छुट्टी कर देनी चाहिए थी? चल जा अपने कॉलेज, करवा चौथ शाम का होता है तो दिन भर घर में क्या करेगा? रोहन कहता है, अरे दादी, मैं भी आप लोगों की तरह मस्ती करूंगा, तैयार होगा घर में जो लड़कियां आएंगी उन्हें देखूंगी, ताकि अगली बार कोई मेरी लंबी उम्र के लिए भी व्रत रखें। रोहन की बात सुन सभी हंसने लगते हैं। ममता जी निशा की तरफ देखकर कहती हैं, बेटा अर्जुन नाश्ते के लिए नहीं आया। निशा कहती है, माँ उन्हें कोई जरूरी काम आ गया था, इसलिए वह सुबह जल्दी चले गए, पर उन्होंने कहा था कि वो ऑफिस में नाश्ता कर लेंगे। दादी कृतिका की तरफ देखकर कहती है, और तेरा वाला और कार्तिक, वह कहाँ है? कृतिका कहती है, माँ कार्तिक और कृष दोनों ही सो रहे हैं, मैंने कितनी बार उन्हें उठाने की कोशिश की पर दोनों उठ ही नहीं रहे। ममता जी कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, सोने दो, कुछ ही दिन की बात है, फिर तो कार्तिक भी स्कूल जाने लगेगा। सभी लोग नाश्ता करके अपने अपने काम पर चले गए थे। कृतिका और निशा घर की अरेंजमेंट देखने लगती है, क्योंकि आज घर में करवा चौथ के लिए आस पड़ोस की औरतें और कुछ रिश्तेदारों को बुलाया गया था। शाम के 4 बजे कृतिका और निशा लाल रंग का लहंगा पहनकर तैयार होती हैं। ममता जी और दादी ने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। आज चारों ही देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। निशा और कृतिका की सुंदरता तो ऐसी लग रही थी जैसे आज भगवान ने उन्हें कोई खूबसूरती का वरदान दे दिया हो। धीरे धीरे घर में करवा चौथ के लिए सभी औरतें आने लगती हैं और कई सारे गेस्ट भी आ जाते हैं। हाल के बीच में गद्दे डालकर कथा सुनने की अरेंजमेंट की गई थी और छत पर चांद देखने की अरेंजमेंट की गई थी। सभी औरतें गद्दे पर गोल चरक बनाकर बैठ जाती हैं। कथा सुनाने के लिए पंडित जी को बुलाया गया था। पंडित जी सभी को कथा सुनाते हैं।
सभी औरतें एक एक कर अपनी थल बदलती है और बाद में पंडित जी को उनकी दक्षिणा देती है। सभी लोग छत पर खड़े होकर चांद का इंतजार कर रहे थे। दादी जी ने कुछ डांसरों को बुलाया था। ममता जी निशा और कृतिका के पास आती है और कहती हैं, बेटा कृष और अर्जुन कहाँ रह गए? चांद भी बस निकलने वाला है और वह दोनों अभी तक अपने काम से नहीं आए। उन्हें तुम्हारी जरा से भी फिक्र नहीं है। फोन लगाओ तो जरा मैं उनसे बात करती हूँ। ममता जी गुस्से में बोल ही रही थी कि कृतिका पीछे की तरफ देखकर कहती है, माँ फोन लगाने की जरूरत नहीं है, लीजिए दोनों ही आ गए हैं। ममता जी पीछे की तरफ देखती है और गुस्से में अर्जुन और कृष की तरफ बढ़ जाती हैं। ममता जी अर्जुन और कृष से कहती है, तुम दोनों को अपनी पत्नियों की जरा सी भी चिंता है कि नहीं? सारा दिन भूखी प्यासी तुम्हारे लिए थी। यह नहीं कि कुछ समय पहले आ जाओ, उनके साथ कुछ टाइम ही बिता लो। अब खड़े खड़े मेरी बात क्या सुन रहे हो? जाओ अपनी अपनी पत्नियों के पास। अर्जुन और कृष ममता जी की बात सुन निशा और कृतिका की तरफ चले जाते हैं। अर्जुन और कृष जैसे ही निशा और कृतिका को देखते हैं, दोनों अपनी जगह पर जाम ही जाते हैं। हो भी क्यों ना, निशा और कृतिका सचमुच में बिल्कुल नई नवेली दुल्हन लग रही थी। कुछ ही देर में चांद निकल जाता है और सभी औरतें चांद की पूजा करके अपने पति की पूजा करती हैं और अपने पति के हाथ से पानी पीकर अपना करवा चौथ का व्रत पूरा करती हैं। अर्जुन का कमरा। अर्जुन अपने हाथ से निशा को खाना खिला रहा था। निशा चुपचाप अर्जुन के हाथ से खाना खा रही थी।